आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज कर चुका है। आज इस टूर्नामेंट में 13वां मुकाबला कनाडा और आयरलैंड के बीच नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। लेकिन आज के मुकाबले पर बात करने से पहले हम भारत बनाम आयरलैंड और कल हुए अमेरिका बनाम पाकिस्तान के मुकाबलों का कैसा हाल रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत ने T20 वर्ल्ड कप का आगाज आयरलैंड के खिलाफ एक तरफा जीत के साथ किया है, जहां भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। वहीं बल्लेबाजी में भारतीय टीम विराट और रोहित के साथ ओपनिंग करती हुई नजर आई। कप्तान रोहित शर्मा की 50 और ऋषभ पंत के नाबाद 36 रन की बदौलत टीम 95 रन का टारगेट 13वें ओवर में ही प्राप्त कर चुकी थी। वहीं कल हुए मुकाबले की अगर बात करें तो अमेरिका ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान बाबर आजम के 44 और शादाब खान के 40 रन के बदौलत अपने 20 ओवर में 159 रन बनाती है। टारगेट का पीछा करते हुए अमेरिका की टीम पाकिस्तान के धाकड़ गेंदबाजों के सामने शानदार खेल दिखाती है और मुकाबला टाई हो जाता है। इसके बाद सुपर ओवर में जहां पाकिस्तान की टीम में अमेरिका के द्वारा दिए गए 19 रन के टारगेट को नहीं पार कर पाती है और मुकाबला हार जाती है। भारतीय मूल के खिलाड़ी अमेरिका के कप्तान मोनाक पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है और इसी जीत के साथ अमेरिका ग्रुप ए में 2 जीत के साथ टॉप पर पहुंच चुकी है। वहीं आज के मुकाबले की अगर बात करें तो कनाडा और आयरलैंड आमने सामने होंगे। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी हैं, जहां कनाडा को मेजबान अमेरिका ने तो वहीं आयरलैंड को भारत ने एक तरफा मुकाबले में हरा दिया था। कनाडा बनाम आयरलैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो दोनों टीमें T20I में 4 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। इस दौरान उनके जीत का रिकॉर्ड 2-2 है। ऐसे में एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो कनाडा ने 10 विकेट से आयरलैंड को हराया था। कनाडा के मुकाबले आयरलैंड ज्यादा अनुभवी है और बड़ी टीमों के खिलाफ नियमित रूप से खेलने में उन्हें इस महत्वपूर्ण खेल में दबाव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिल सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम इन मुकाबलों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि किस तरीके के क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं मैच में। तो पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो भारत ने आयरलैंड को हराया था, लेकिन इस बार क्या दोनों ही टीमों के प्लस पॉइंट हैं, किस तरीके से ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि क्रिकेट में कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव दिशा में टीम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो टीम सिलेक्शन को लेकर भी हम बात करेंगे और कैसा जो परफॉर्मेंस अभी तक खिलाड़ियों का रहा है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल सी रही है। तो वहाँ पर जो बल्लेबाज हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि खासकर पहली पारी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसी बात को हम समझने की कोशिश भी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 की अभी तक की हम बात करें तो 2 मैचेस में से किसी भी टीम की ओर से जो 100 रन का स्कोर है वो नहीं बनाया जा सका है और टॉस जो है वो भी एक बड़े ही प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। देखना होगा कौन सी टीम टॉस जीतती है और फिर आगे क्या बल्लेबाजी का फैसला लेती है, गेंदबाजी का फैसला लेती है और उसमें पिच उनको किस तरीके से सपोर्ट करती है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहने वाला है T20 का। भारत ने इससे पहले आयरलैंड को हराया है। पहले की अगर हम बात करें तो आयरलैंड की जो टीम है वो भारत के सामने एक कमज़ोर टीम है और ये मुकाबला पहली दफ़ा अगर हम देखें तो काफ़ी आसान नज़र आ रहा था, क्योंकि आयरलैंड की टीम के सामने भारत एक बहुत ही मजबूत टीम है। लेकिन फिर भी अगर आप नासाउ काउंटी पर ये मैच खेल रहे हैं तो फिर आपको किस तरीके का नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, ये तो मैच के बाद ही चीज़ें साफ हुई हैं। लेकिन बड़े एक अंतर के साथ जिस तरह से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि एक अच्छा प्रदर्शन भारत का रहेगा वो रहा भी। और हमारे साथ सुनील यश कालरा जी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इस मुकाबले के कंपैरिजन में। अगर पहले का मुकाबला हम देखें सुनील जी तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की टीम काफ़ी मजबूत भी थी। लेकिन इस मुकाबले को और इन टीम्स को, इनके फैक्टर्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? हाँ, दिखा मैं क्या बोलूं।
सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो सुनील जी से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनील यश कालरा फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैन के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे क्रिकेट पर कि आगे, क्योंकि वो क्रिकेट को बेहतर समझते हैं और इस मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं वो भी जानना महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन पिछली दफ़ा की हम बात करें T20 वर्ल्ड कप में, तो भारत ने आयरलैंड को हराया था और काफ़ी एक तरीके से कहा जा रहा था कि भारत की टीम मजबूत है तो आयरलैंड को हराने में एक बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है, और वैसा हुआ भी। लेकिन इस बार इस मुकाबले को, पूरे T20 को किस तरीके से देखा जा रहा है भारतीय टीम के लिहाज से, तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। नमस्कार दुबई से, आईसीसी हेडक्वार्टर्स दुबई से। सुनील जी, पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और बड़ा ही लग रहा था कि भारत एक मजबूत पोजीशन में है और आराम से आयरलैंड को मात दी जा सकती है। लेकिन अब आगे के ये जो मुकाबले हैं, T20 है, भारत की टीम है, या इस मैच की अगर हम बात करें तो किस तरीके के फैक्टर्स देख रहे हैं सर आप? देखिए, भारत ने एक बहुत अच्छा पेसअप किया है, अपने रिसोर्सेज को काफी मोबिलाइज किया है और उन्होंने एक चीज दिखाई है कि लोगों ने इतना कुछ कहा पिच के बारे में, पूरा ऑफिशियल उसके बारे में कि कैसा अंदाज रहेगा। बट एक बात तो खैर तय है कि इंडिया ने जैसे वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का बहुत अच्छी तरीके से आगाज किया था, इस T20 वर्ल्ड कप में भी अमेरिका में उन्होंने ऐसे ही किया। सुनील जी, क्या प्लस पॉइंट आपको इस बार नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिच को लेकर भी बहुत सारी बातें उठी कि वहां पर किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी, ये देखना होगा। लेकिन भारतीय टीम एज यूजुअल एक मजबूती के साथ उतरती है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स उनके लिए उनको डोमिनेट कर सकते हैं और किस तरीके के फैक्टर्स उनको मजबूती दे सकते हैं इस बार? वेल देखिए, आपने एक चीज तो अच्छी बोली, अगर ये पिच इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, इसका मतलब तो एक चीज पक्की है कि आपके 270, 280, 290 रन जो आपने आईपीएल में देखे वो नहीं बनने वाले। 160, 70, 80 एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोर रहता है और उसी को हमने देख के ये अपना आगे बढ़ाने का सोचा अपने स्टेटिस्टिक्स पे कि 280 पे ना रह के 180 तक अपनी रेंज रखें। और मेरे ख्याल से ये गेम वैसे ही चलेगा उसके इर्द गिर्द 160, 180 के आसपास। हमारे साथ नोएल डेविड, पूर्व क्रिकेटर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज़रा चर्चा करते हैं। नोएल जी, आप चूंकि क्रिकेटर हैं तो आप तो और बेहतर सारी चीज़ों को समझते हैं। आज का जो मुकाबला है, कनाडा का जो मुकाबला आयरलैंड से होने वाला है, उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। सर, किस तरीके से इस मुकाबले को आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो दो टीम है, इट्स अ लो टीम जो दे हैव क्वालिफाइड एंड दे हैव कम टू द वर्ल्ड कप, their associate teams. But I think it's going to be a good contest because ये दोनों आपस में खेल चुके हैं previously. Canada is the better side and I feel that they will be upper hand ये game में. But जैसा सुनील कह रहे हैं कि विकेट जो है वहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल विकेट है जो मैच चल रहा है, तो आई थिंक इट विल बी लो स्कोरिंग मैच। वो नहीं दिखता है जो आईपीएल में हुआ है, जो 280 करे या 200 के ऊपर हर बार कर रहे, ये नहीं होएगा उधर। ये 150, 170, 180 एक विनिंग स्कोर रहेगा उधर। सुनील जी, अगर हम एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें दोनों ही टीम्स का, तो T20 में दोनों का रिकॉर्ड बराबर रहा है इन टीम्स का। इसका किस तरीके से फायदा हो सकता है? दोनों एक दूसरे को किस तरीके से ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, आप T20 अगर आपको बेसिक, अगर एक स्टेप पीछे लेके किसी पर्टिकुलर टीम के बारे में ना बात करूं, अगर बताऊं तो ऑन अ गिवन डे 3 ओवर कोई भी गेम को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। हमने बड़े बड़े मैचेस में देखा T20 को सिर्फ 18 गेंद, 15 गेंद चाहिए कि जिसमें आप पूरी गेम का नक्शा बदल जाता है। कनाडा भी एक ऐसी टीम है जिसको आपको कोई नहीं जानता कहां से आता है। इसमें एक सबसे बड़ा खतरा मैं आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती तो उनको पता है ये फला फला प्लेयर ऐसे खेलता है, बट जब आप एसोसिएट नेशंस के साथ खेलते हैं तब एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ना तो आपके पास फुटेज होती है, ना आपके पास चीजें होती है, ना आप उनको एनालाइज कर पाते। जब आपको पता ही नहीं है कि वो लेफ्ट आर्म बॉलर कितनी डिग्री पे बॉल डालता है, कैसे स्विंग करता है, तब तक आप उसका तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। T20 गेम इज ऑल अबाउट तोड़,
और अगर आपने तोड़ नहीं निकाला सामने वाली टीम का मैचअप्स में, तो मुश्किल होती है। अगर आप आज का भी मुकाबला देखेंगे, इसके अंदर भी अगर मैं ज्यादातर देखूं तो कनाडा मैं हमेशा उनको फेवर करता हूँ, बट हाँ, उनके पास बहुत सारी चीजों का तोड़ है, क्योंकि वो इंडिया में रणजी खेल के गए। वो इंडिया में वो प्लेयर्स जो उनकी तरफ खेल रहे हैं, उनको इंडियन कंडीशंस पता है, उनको पता है कि कैसे किटबैग उठा के आपकी मुंबई रेल से लेके आपके स्टेडियम तक कैसे जाना है, वो स्ट्रगल वो देख चुके हैं। और जब आप वही स्ट्रगल लेके एक बड़ी गेम, बड़ी कंट्री में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें इजी लगती है। तो फिर वो दे प्ले ऑल आउट, जो कल आपने यूएसए को देखा था, ऑल आउट गेम हुआ। जी नोएल जी, जिस तरीके से सुनील जी भी कह रहे हैं कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका नुकसान झेलना पड़ सकता है, चाहे वो कंडीशंस की बात कर लें, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदा, क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? कौन से फैक्टर्स मजबूती दे सकते हैं? देखिए, पहली चीज जो है अगर ये जो विकेट की है तो वो एक फैक्टर रहेगा। सेकेंड थिंग इज कि ये दोनों टीम जो है एसोसिएटेड मेंबर्स है, रेगुलर जो है सीरीज नहीं खेलते हैं, सो अनप्रेडिक्टेबल साइड रहते हैं ये लोग। ऑन गिवन डे, लाइक जैसा सुनील जी कहे, yesterday on a given day, ऐसी टीम जो है दे कम आउट फ्लाइंग कलर्स। जैसा कल यूएस आया, दे वेंट ऑल आउट। कल अगर आप मैच देखे तो विकेट वाज वेरी गुड, विकेट में कुछ डेविल नहीं था कि लाइक व्हाट वी इंडियंस प्लेड ऑन द गेम इन दिस थिंग। सो आई थिंक डलास की विकेट काफी अच्छी थी, बॉल अच्छा आ रहा था बैट पे, बट ये जो यूएस टीम है एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, अननोन प्लेयर्स है। जो इंडिया में जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस है नेवरकर जो है, इंडिया अंडर 19 खेल चुके हैं, ऐसे प्लेयर्स जो अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, दे कम आउट विद फ्लाइंग कैरियर्स। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दे हैव नथिंग टू डू, दे उनको खाली खेलना है, नो वन नोज देम, अनरिकग्नाइज्ड प्लेयर्स है, जैसा परफॉर्मेंस करते हैं देन दे गेट रिकग्नाइज्ड। आई थिंक ये आज का मैच में भी यही होगा कि ये दो टीम्स के बारे में कहे तो कि प्लेयर्स के बारे में जितना आप जानते नहीं है वो लोग दे कम आउट विद फ्लाइंग कैरियर। आई थिंक ये एक अच्छा मैच होने वाला है फॉर द एसोसिएट कंट्रीज। सुनील जी, कनाडा मैं एक सवाल मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। कल का जो बहुत बड़ा मैच हुआ, नोल, आपके हिसाब से पहले 8 ओवर में तो उन्होंने बांध ही दिया था पाकिस्तान टीम को, जिसके अंदर इतने बड़े स्क्वॉश बकलिंग बैटर्स हैं। ये कल चली क्या जादू चला यूएसए? I was watching the match. मैं कल मैच देख रहा था. I don't think it was so जैसा match against India and we have played last game. जो wicket was unpredictable, जो uneven bounce की ball keeping low. But कल के wicket में उतना we never saw all that. Yes, काफी moment थी, ball was cutting, थोड़ी सी extra bounce थी. But I think they bowled well. US क्योंकि Pakistan को they never knew US team, they took it very light. I think number one, superior side है, and US is not a superior side. ये लोग baby है, ये T20 World Cup, तो एक they took it on a lighter note. वो lighter note पे they got stabbed very badly. I think the initial 6 overs जो utilize नहीं किए, the back shots हुआ है, रिजवान का, फकर का, they have played बैक शॉट्स। जब तक संभाले तक शादाब और बाबर जो पार्टनरशिप डाले, थिंक अगर वो पार्टनरशिप नहीं डालते तो आई थिंक ज्यादा ये 159 नहीं होता था। आई थिंक दैट वाज द की पार्टनरशिप, बट इफ यू सी दे बोल्ड बैडली ऑल्सो। अगर इनिशियली अगर देखो तो शहीद अफरीदी और आमिर जो डाले व्हाट दे बोल्ड, यूएसए वो बॉलिंग नहीं थी इनकी, शहीद अफरीदी की और बाबर आमिर की। दे स्टार्टेड टू बॉल अप, या नहीं तो काफी शॉर्ट थे, दे वर नॉट हिटिंग द राइट लेंथ आई थिंक, एंड दैट वाज द की फैक्टर। अगर जब सुपर ओवर में जब हारे, सॉरी द लास्ट ओवर जब 15 रन या 12 रन चाहिए थे, आपका फील्ड प्लेसमेंट करेक्ट नहीं था। ही शुड हैड ए लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन प्लेस देयर, क्योंकि पता है बैट्समैन विल लुक टू प्ले स्ट्रेट। जब आपको मालूम है लास्ट ओवर में आपको 5 रन चाहिए लास्ट बॉल में, तो बैट्समैन कभी भी सीधा देखता है, आपको आड़ा नहीं मारेगा, क्योंकि उनको पता है कि आउट होने का चांस है। तो अगर आप डालना है तो ऊपर डालना है, तो आप दोनों पीछे फील्डर लगो। देयर वाज नो लॉन्ग ऑफ, सॉरी ऊपर था, मिड ऑफ पे था। आई थिंक दैट वाज द की फैक्टर। देखिए आप सीधा मारे, 4 रन आया,
सुपर ओवर के लिए आया. Otherwise, I think Pakistan could have won the game in the initial match itself. It would not have gone into super over. सुनील जी, प्लेयर्स के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप? कौन से प्लेयर आपको लगा पिछले मैच में, अगर हम देखें तो कौन से प्लेयर्स ने अच्छा आपके अनुसार प्रदर्शन किया और अब की बार वो छा सकते हैं इस मैच में? देखिए, पिछले 4 मैचेस अगर आप देखें तो उसमें एक चीज तो बड़ी साफ निकल के आई है कि आपके पास ट्रेडिशनल बैट्समैन और ट्रेडिशनल बॉलर का काफी, इनफैक्ट बॉलर का काफी हावी रहा है। अगर आप ट्रेंड देखें तो अगर आपके पास 4 बॉलर हैं और 2 फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं, अगर मैच जीतना है तो आपके जो फ्रंटलाइन अटैकिंग बॉलर्स हैं उनको अपने 4 ओवर में कुछ ना कुछ करतब दिखा के 2-3 विकेटें और रोकना है। तो ये गेम अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है, इनिशियल ट्रेंड है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये बॉलर डोमिनेटेड होगा, बैट्समैन डोमिनेटेड नहीं होगा। बैट्समैन यहाँ पे पहले 5 ओवर अपना पावर प्ले में रोक के खेलेगा और फिर जाके कहीं लास्ट के 5 ओवर में जाके वो एक्सप्लोड होगा। उससे पहले आप नॉर्मल सामान्यता क्रिकेट देखेंगे, ये वो आईपीएल की क्रिकेट नहीं होगी जिसपे आप बस बल्ला घुमा रहे हैं और लाठी चार्ज कर रहे हैं। नोल, Yeah, correct, absolutely. ये करेक्ट पॉइंट क्या है सुनील, ये जो है बॉलिंग डोमिनेशन होगा ये विकेट पे, जहां पर यूएस में जो हो रही है मैचेस, आई थिंक वहां पर बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। इसलिए आई थिंक देयर वाज ए कमेंट बाय अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रिसेंटली कि इंडिया विल बी किकिंग देमसेल्फ सेलेक्टर्स कि दे हैव नॉट पिक्ड एन एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर। आई थिंक यस, पता नहीं था कि ऐसा भी विकेट रहेगा जो फास्ट बॉलर्स का असिस्ट करेगा, बट इट विल बी अ डोमिनेशन ऑफ बॉलर्स, नॉट द बैट्समैन, जहां आप 280 देखेंगे या 250 देखेंगे। आई थिंक बॉलर्स विल कम इनटू प्ले ड्यूरिंग दिस T20। सुनील जी, भारत के लिहाज से अगर हम टीम को देखते हैं, आयरलैंड की टीम को, तो वो निश्चित तौर पर थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है और भारत उससे काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। लेकिन इस पिछले मैच के एक्सपीरियंस का क्या इस मैच में कोई इम्पैक्ट नज़र आएगा क्या, कनाडा बनाम आयरलैंड अगर हम बात करें तो? देखिए, आयरलैंड ने हमेशा, अगर आप 2007 का भी वर्ल्ड कप देखें, ये वो टीम है जैसे मलेशिया हॉकी में होती है या बॉक्सिंग में इंडिया कभी कभी आ जाता है। एक विजेंद्र कुमार, एक मैरी कॉम कहीं ना कहीं से एक ऐसी प्रदर्शन कर देता है कि आपको वो मेडल जीतने पे आपका दावा कर देता है। ये टीम भी ऐसी है। आयरलैंड को अगर आप देखें वो सुपर्ब टीम है। अनफॉर्चुनेटली, अगर आप नोल जानते होंगे, केविन ओब्रायन जैसे प्लेयर्स इनके जो रहे हैं इन द पास्ट, वो इतने ग्रेट रहे हैं कि उन्होंने स्तर को एकदम ऊपर ले गया। अनफॉर्चुनेटली वहां पे ये एक फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है क्रिकेट खेलना, तो क्या करते हैं कि उनका जो कोई डॉक्टर होता है, कोई पोस्टमैन होता है, कोई कार मैकेनिक होता है, ये मिलकर टीम खेलती है। तो इसीलिए ये टीम सिर्फ एक आपस में सिमट के एक बहुत अच्छी टीम है, बट ये यूके के बाहर नहीं जा पाई है। तो मेरा जो सोच और मानना है, हालांकि एसोसिएट मेंबर नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं एज एन एसोसिएट मेंबर, बट आयरलैंड एक फुल फ्लेजेड टेस्ट प्लेइंग कंट्री है और ये ऐसी टीम है जो कभी भी स्प्रिंग कर सकती है, कभी भी सरप्राइज कर सकती है और कभी भी किसी भी वर्ल्ड चैंपियन को वो परास्त कर सकती है। हालांकि इन्होंने किया इन द पास्ट, बट आर्थिक सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने स्तर को ए लेवल से बी के ऊपर नहीं लेके गए, ये कहीं सिमट के रह गई है। तो ये कुछ पॉइंट प्रूव करेंगे अपने आप। और जो वेदर रिपोर्ट आ रही है सुनील जी, वहां पर 30% बारिश की संभावना भी बताई जा रही है, ये किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है? देखिए, वेदर के बारे में तो एक प्लेयर बहुत अच्छा बताएगा, बट हम कहते हैं कि अगर वेदर आता है तो 15 ओवर 12 ओवर का मैच जो होता है वो एक इंटरेस्टिंग हो जाता है और काफी अग्रेशन वाला हो जाता है। उसके अंदर आप विकेटें गिरेंगी, चौके जाएंगे और कोई आपको सेंस नहीं मिलेगा, क्रिकेट नहीं देखने मिलेगी, आपको सिर्फ बल्ले चलते हुए मिलेगी। तो नोल, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा और बताएं कि 12-15 ओवर का अगर रेन कंडेंस मैच हो तो प्लेयर कैसे सी एज अ प्लेयर, जब आप शॉर्ट एंड वर्जन हो जाती है 20 से, आप अगर आप 12 ओवर खेल रहे तो आपको खाली फायरिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जो है ना 1 गेंद या 2 गेंद नहीं मिले, आप पहले बॉल से अटैक करना पड़ेगा एज अ बैट्समैन। और ये देखना है क्योंकि आउटफील्ड भी हेवी हो जाता है, तो आपका माइंड में ये चलता है कि अगर आप नीचे से मारेंगे तो रन नहीं आएंगे आपको, तो यू विल लुक एरियल शॉट्स।
आप जिधर आप छक्के मार सकते हैं, ओवर द कवर्स मार सकते हैं, मिड ऑफ से मारना, वो देखते हैं बैट्समैन, उसमें रिस्क फैक्टर भी हो जाता है। बट अगर एक बैट्समैन के अगर चली तो चलती है, नहीं तो वरना इट इज गोइंग टू बी डिफॉल्ट में आउट होने का चांस रहता है इनको। बट नोल, अगर मैं एट द सेम टाइम ये एक इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। नोल, अगर आपसे मैं एक बड़ा सवाल पूछूं, इससे एक स्टेप पीछे लेके, आयरलैंड की काफी प्रॉब्लम रही है। अगर आप यूएसए देखें, उसमें भी तकलीफ ये है कि पर प्लेयर को 20,000 रुपए अगर मैच का मिलेगा और आपके पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो प्लेयर का माइंडसेट कैसे होता है अपने इस करियर को देख? देखिए, दैट इज द बिगेस्ट इशू आयरलैंड में, या जैसा कनाडा में, या फिर जो लिविंग आयरलैंड टीम अदर कंट्री में, जो जिधर मनी नहीं है, देयर इज नॉट मच मनी। ये जैसा ये फार्मर्स होते हैं, जैसा आप कहने मैकेनिक्स होते हैं, समवन वर्क्स इन malls or somewhere, so they collect, they play the league matches. I played in Ireland league, खेला मैं सेंटफील्ड के लिए, तो वहाँ पर ये they used to come and practice, or they used to play the top league with that. So these guys, they collect themselves to make a team, and they and that becomes a team which goes on to play for Ireland boys. But I feel that these guys are not paid well. They don't get much from the board themselves, because board के पास ही कुछ पैसा नहीं है. So they make earning out of working by themselves. That's the main thing. I think 20,000 भी उनके लिए, जैसा इंडियन करेंसी, अगर एक अपने प्लेयर को अगर 20,000 दे तो वो पलट के आपको एक नजर से देखेगा. बट वो लोग वो 20,000 को भी एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट्स अ ह्यूज मनी फॉर देम बाय प्लेइंग. एंड आई फील दैट इज अ सॉरी अफेयर इन एसोसिएट मेंबर्स में. अच्छा सुनील जी, नोएल जी, दोनों से ही मेरा सवाल है कि जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कौन हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, स्पेसिफिक्स में तो इतना क्लोज जाना इस टीम का थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रेगुलर प्लेयर्स नहीं, एसोसिएट मेंबर्स के प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी चैलेंज आती है. हम स्टैटिस्टिशियंस को भी बहुत ज्यादा होता है. हमें तकलीफ ये होती है कि हम देखते हैं कि ये प्लेयर खेल चुका है, बट जब रिकॉर्ड निकाल के दिखाते हैं वो 7 साल बाद 8 साल बाद उनके फादर खेले हुए होते हैं वो वाला, और वो प्लेयर का नया टीनेजर बच्चा आ जाता है, जो नीदरलैंड्स के साथ हुआ है और आयरलैंड के साथ हुआ है. तो अभी आपको टीम बताना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली इन दोनों टीम में से कौन होगा. बट एक बात तय है कि आपको हाई स्कोरिंग रन नहीं होंगे. दूसरा, आपको ये इनिशियल पावर प्ले में आपका जो लाठी चार्ज, बैटिंग चार्ज होता है वो नहीं होगा. और तीसरा, एक अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स आपको देखने मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि पिच यहाँ पे काफी ठीक है. नोएल जी, आपके अकॉर्डिंग आप बताइएगा जरा. देखिए, दोनों एक एक मैच खेल चुके हैं. आई डोंट थिंक ज्यादा चेंजेस करेंगे दोनों टीम, बिकॉज they will stick to the same 11. I think जैसा आप सुनील का विकेट इज गुड, so I don't think altering your team all the time also एक ये हो जाता है, टीम को कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. तो आई थिंक दोनों टीम्स विल स्टिक टू द सेम 11 पॉसिबली. पर 2-3 प्लेयर्स हैं, जैसे स्टर्लिंग हुआ आयरलैंड से, और कैम्फर हुआ, डॉकवेल और लिटिल भी हुए. ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है जो टीम का बना के आता है. और ओमान से अगर आपने पूछ ही लिया तो ओमान से भी बताना जरूरी होगा कि जीशान और कश्यप दोनों बहुत अच्छे. मुझे याद पड़ता है मैंने इनको क्वालिफायर्स में देखा था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जिम्बाब्वे में, और इन्होंने क्या इनिंग्स खेली थी. और यही इनिंग्स खेल के इन्होंने जिम्बाब्वे को आउट किया था, वेस्ट इंडीज को बाहर किया था. ये एक नेक्स्ट लेवल की टीम है. और बाय द वे, इसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी मूल के प्लेयर्स हैं जो रणजी खेल चुके हैं, अंडर-19 खेल चुके हैं, और इंडियन लेवल पे बहुत अच्छे खेल चुके हैं. तो आपको बड़ा इंडियन टच और इंडियन फ्लेवर मिलेगा दोनों तरफ से. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. नोएल डेविड हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो मैच इंटरेस्टिंग रहने वाला है. किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे वो मैच में पता चलेगा. प्लेइंग 11 कौन होंगे उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.